Here's your point, the complete solution for geography. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मानव भूगोल का अर्थ, मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को समझा था। कुछ ऑथर्स को हम लोगों ने कोट किया था, उन ऑथर्स की डेफिनेशन को देखा था हम लोगों ने, और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिया था कि मानव भूगोल आखिर क्या है। उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोगों का ह्यूमन ज्योग्राफी की पहली यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो रहेगा मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्कोप एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हम लोगों ने मीनिंग पे तो बात कर लिया था। अब हम लोग थोड़ी सी स्कोप और नेचर पे बात करते हैं। स्कोप मतलब क्षेत्र, नेचर मतलब इसकी प्रवृत्ति कैसी है। तो क्षेत्र या मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपसे कहा था, ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जिसका प्रभाव मानव भूगोल पर या मानव भूगोल का प्रभाव उस क्षेत्र पर न पड़ता हो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को थोड़े से कुछ क्षेत्र चिन्हित करने हैं अपने आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मानव भूगोल के स्कोप या विषय क्षेत्र के तौर पे हम लोग पहला जो कंसीडर कर रहे हैं उसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या भूगोल को। तो जनसंख्या भूगोल में हम लोग बुनियादी तौर पे क्या पढ़ते हैं, जैसे जो सेंसस होता है, जनगणना, तो जनगणना में हम लोग टोटल पॉपुलेशन देखते हैं, ठीक है ना। स्त्री पुरुष का अनुपात देखते हैं, लिटरेसी मतलब साक्षरता को देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं कि पिछले 10 साल में कितने प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है। हम लोग एक सेटलमेंट के भी कुछ पैटर्न्स हम लोगों को मिलता है, जैसे अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज पिछले 10 साल पहले क्या था, रूरल जो एरिया है उसका परसेंटेज या रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या था। मतलब हम लोग एक ये सेटलमेंट का प्रोसेस भी देख रहे हैं। तो कुल मिला के इस तरह की या और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ये सब कुछ हम लोग इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे रखते हैं, या इस तरह का कुछ हम लोगों के पास डेटा होता है। इस डेटा का, इन आंकड़ों का मानव क्रियाकलाप पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इसको एक सरल उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। सपोज मैंने कहा कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जो आंकड़े हैं उसे हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो आंकड़े हैं वो किसी एरिया के कुछ बुनियादी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं या समझाते हैं या एक ट्रेंड सेटअप करते हैं। कैसे? जैसे सपोज मैं आपसे बात करूं कि कोई एक बहुत लिटरेट एरिया है, जहां साक्षरता बहुत ज्यादा है, जागरूकता बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो सेक्स रेशियो होगा, स्त्री पुरुष अनुपात या बालक बालिका अनुपात, वो वट ऑब्वियस है थोड़ा सा ठीक होगा। लेकिन कोई अंधविश्वास वाला एरिया है जहां पे लिटरेसी थोड़ा कम है या अंधविश्वास, इस तरह की परिस्थितियां होंगी, तो वहां पे आप बहुत सारी चीजें, कुछ कुरीतियां आप लोगों ने सुनी होंगी। अब तो धीरे धीरे सरकार के प्रयासों से, कानून से, लोगों की जागरूकता से, आप लोगों के खुद के समझदार होने से इन चीजों पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया, ये चीजें थोड़ी सी सुधरी हैं। लेकिन आज से अगर कुछ साल पहले की हम लोग बात करें, कुछ दशक पहले की बात करें, तो कन्या भ्रूण हत्या, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं मुख्य रूप से कहां होती होंगी, जहां पे लिटरेसी कम होती होगी, साक्षरता कम होती होगी, अंधविश्वास ज्यादा होता होगा। तो इन चीजों का, इन आंकड़ों का किसी समाज पर प्रभाव पड़ता है, और उस समाज का प्रभाव मानवीय क्रियाकलाप पर पड़ता है। इसलिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल या जनसंख्या के आंकड़े, जनसंख्या से संबंधित विषय वस्तु ह्यूमन ज्योग्राफी का विषय वस्तु होगा। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी मानवीय क्रियाकलाप को या ह्यूमन ज्योग्राफी को इन्फ्लुएंस करता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बात करता हूं, जैसे हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं झारखंड का, उत्तर प्रदेश बिहार की उपजाऊ भूमि का, दिल्ली का, या मुंबई जैसे किसी कोस्टल एरिया का, या बेंगलुरु जैसा कोई एक आईटी हब जैसा। ये जो एरिया है, ये एरिया अपने अपने तरह से डेवलप हुए, अपने अपने तरह से विकास में पहुंचे, विकास का चरण पार करते हुए आगे बढ़े, लेकिन इन सबके अपने नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं किसी ऐसे एरिया की बात करता हूं, रानीगंज या झारखंड का कोई एरिया जहां पे माइनिंग्स बहुत ज्यादा होती है, खनन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां का नेचुरल रिसोर्स उसको उसी तरीके से, मतलब प्राइमरी सेक्टर की माइनिंग वगैरह को
प्रमोट करते हुए एक डेवलपमेंट के प्रोसेस में जाता है, मानवीय क्रियाकलाप पर वहां पे एक अलग तरह का प्रभाव होगा। लेकिन अगर हम लोग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये इन उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों पर बात करते हैं, तो यहाँ ग्रीन जो रिवॉल्यूशन, जो हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रभाव ज्यादा। अगर हम लोग किसी दिल्ली वाले एरिया की बात करें, तो दिल्ली एक पॉलिटिकल सिटी है, राजनीतिक शहर है, और वो उसका डेवलपमेंट अलग कारणों से हुआ है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज अलग टाइप का होगा। मुंबई प्राकृतिक तौर पर अगर देखा जाए तो वो कोस्टल एरिया में इंटरनेशनल ट्रेड को के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे अलग अलग एरियाज का, अलग अलग शहरों का, अलग अलग रीजन्स का, क्षेत्रों का जो डेवलपमेंट होता है, वो उनके पीछे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, किसी सेक्टर, किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर्स की वजह से जो एक्टिविटीज होती हैं वो प्रभावी होती हैं। किसी एरिया में सेकेंडरी सेक्टर से, द्वितीयक जो इकोनॉमी का द्वितीयक सेक्टर होता है उससे, किसी एरिया में टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड, तो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से एक्टिविटीज भी चेंज होती हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी सीधे सीधे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है नेचुरल रिसोर्सेज से, और नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग एक रिसोर्स ज्योग्राफी मतलब संसाधन भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज या संसाधन भूगोल भी ह्यूमन ज्योग्राफी का एक इंटर रिलेटेड करता हुआ एक विषय हो सकता है। कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण को जब हम लोग समझना है तो हम लोग प्रकृति के जो परिस्थितियां हैं वो प्लस मानवीय परिस्थितियां जो हैं उनका एक मिश्रण के तौर पे हम लोग देखते हैं। तो कल्चरल ज्योग्राफी या कल्चरल एनवायरनमेंट ज्योग्राफी भी एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हो सकता है, या इसको एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, पर्यावरणीय समायोजन, एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच का संबंध। एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच के संबंध को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे रूरल क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, इनके बीच में किस तरह से इंटरकनेक्शन है, इसका भी मानवीय क्रियाकलापों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें या ये सारे के सारे सेपरेटली विषय होते हुए भी मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के दायरे में आते हैं, या ये सब मानव भूगोल के दायरे में और मानव भूगोल इन सब के दायरे में आता है, एक दूसरे से पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो ये है हमारा मानव भूगोल का क्षेत्र, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या विषय वस्तु कि मानव भूगोल में पढ़ना क्या है। ठीक है, सामान्य परिभाषा में या सामान्य तरीके से तो हम लोगों ने समझ लिया कि मानव भूगोल मानव को प्रभावित करने वाला कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो जनसंख्या से रिलेटेड हो, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, अर्थशास्त्र से रिलेटेड हो, समाजशास्त्र से रिलेटेड हो, मनोविज्ञान से रिलेटेड हो, वटएवर जो भी मनुष्य को या मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, वो सारा का सारा विषय क्षेत्र मानव भूगोल का ही विषय क्षेत्र होगा। परंतु क्योंकि हम लोग यहाँ एकेडमिक पढ़ रहे हैं, ये तो हमने अपने सामान्य समझ के लिए बात किया था, अब हम लोग चूंकि एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग इन ज्योग्राफिस्ट को या इन जो हमारे थिंकर्स हैं, विचारक हैं, इनको कोट करते हुए इनके हिसाब से, मतलब पर्टिकुलर किस विचारक ने किन विषय वस्तुओं को, किन विषयों को मानव भूगोल के अंतर्गत समझने के लिए रखा है, उस हिसाब से विचार थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। मानव भूगोल का विषय विडाल डी ब्लास जो फ्रांस के हैं थिंकर, इनके हिसाब से इन्होंने जो फोकस किया है कि जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन मानव भूगोल के लिए जरूरी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करना मानव भूगोल के लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए जनसंख्या के आंकड़े, मैंने जैसे आपको बताया ना, जनसंख्या के आंकड़े किस तरीके से मनुष्य की क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं या समझाने का एक ट्रेंड सेट करते हैं। मैं एक और उदाहरण के तौर पर बात करूं, जैसे जनसंख्या के आंकड़ों में एक मुख्य आंकड़ा होता है जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, मनुष्य का सबसे बड़ा आकर्षण संसाधन होता है, ये तो हम लोग सामान्य तौर पे समझते हैं कि अगर कहीं पे संसाधन अच्छे हैं, जैसे जमीन अच्छी है या रिसोर्सेज अच्छे हैं, समुद्र का तट है, ये सारी चीजें अगर कुछ ऐसा है जो हमें थोड़े से स्कोप देता है जीवन में, हमें वहां पे रहना अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी
एक ट्रेन को एक अलग तरीके से सेट करता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपसे बात करूं, अगर आपसे कहा जाए कि मैं एक बांग्लादेश का उदाहरण ले लेता हूं, ठीक है, बांग्लादेश का उदाहरण ले लेता हूं, और एक मैं उदाहरण ले लेता हूं रूस का, रसिया। रसिया का पॉपुलेशन या कनाडा का पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो बिलो 20 है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर 20 से कम। और बांग्लादेश का पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 1300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब अगर संसाधन की दृष्टि से हम लोग मानवीय क्रियाकलापों को इवेल्युएट करें तो समझ में आएगा कि बांग्लादेश उपजाऊ भूमि, ठीक है ना, उपजाऊ भूमि है, समुद्र का किनारा भी है, इसका मतलब अच्छा होगा रहने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको दोनों विकल्प दूं कि आपको नागरिकता लेके सेटल होना है, परमानेंट तौर पे सेटल होना है कनाडा में या बांग्लादेश में, तो शायद आपका जवाब होगा कनाडा में। जबकि रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे उपजाऊ भूमि है। अगर हम लोग सॉइल को देख लेते हैं, मिट्टी को देख लेते हैं, उपजाऊ भूमि है वहां, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन डेंसिटी वहां की बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ अपनी लिमिटेशंस होंगी, सरकारों की कुछ अपनी लिमिटेशंस होंगी। तो कुल मिला के इन आंकड़ों के आधार पर भी सेटलमेंट्स तय होते हैं, इन आंकड़ों के आधार पर भी ट्रेंड्स तय होते हैं, सेटलमेंट का ट्रेंड तय होगा। तो इसलिए बिडाल डी लाब्लास के अनुसार या इनका जो मानना था वो ये कि पॉपुलेशन से रिलेटेड या सेंसस से रिलेटेड जो आंकड़े हैं या जनसंख्या से रिलेटेड जो अध्ययन है वो मानव भूगोल के मुख्य विषय के तौर पर होना चाहिए। मतलब इसका एक सेगमेंट जनगणना या जनसंख्या के आंकड़े या जनसंख्या का भूगोल होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि केवल जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर ही मानव भूगोल को या मानवीय क्रियाकलापों को विश्लेषित नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ सांस्कृतिक तत्व का भी अध्ययन होना जरूरी है। सांस्कृतिक तत्वों में मतलब आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स, रिलीजियस एस्पेक्ट्स, ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि पॉपुलेशन ज्योग्राफी या हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में सेटलमेंट एक मेजर इंपैक्ट डालता है या मेजर एक विषय होता है। सेटलमेंट, रहना, आप कहां रहना चाहते हैं, आप कहां की बस्तियां किस तरह, और इसमें कल्चरल जो एलिमेंट्स हैं, सांस्कृतिक तत्व हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बिडाल डी ब्लास के अनुसार सांस्कृतिक तत्व भी मानव भूगोल का विषय या मानव भूगोल का एक अभिन्न विषय या एक घटक होना चाहिए। तीसरा इनका मानना था परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। मानव का जो क्रियाकलाप है, मानव की जो एक्टिविटीज है, मानव का जो डेवलपमेंट है, इसमें एक ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कारण, एक जगह के विचार दूसरी जगह बिना ट्रांसपोर्टेशन के पहुंचेंगे। केवल मैं फिजिकल वस्तुओं के पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल वस्तुओं में पहुंचना भी ट्रांसपोर्टेशन के, लेकिन डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना पड़ता है। और ये इंटरेक्शन बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल है क्या? नहीं। बिडाल डी ब्लास के अनुसार मानव जातियों और बस्तियों का वर्णन भी मानव भूगोल के लिए एक विषय के रूप में या एक विषय वस्तु के रूप में बहुत आवश्यक है। मानव जातियां और बस्तियां, मानव जातियों का मतलब यहाँ पे हम लोग ये जो तथाकथित जातियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रेसिस की बात करेंगे, प्रजातियों की बात करेंगे, जैसे निग्रोटो हुआ या मंगोलाइड हुआ या ऑस्ट्रेलाइड हो गया या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो, इस तरह की जो जातियां हैं इनका अध्ययन करना और इनसे रिलेटेड सेटलमेंट्स का अध्ययन करना भी मानव भूगोल के लिए अपरिहार्य है, आवश्यक है। इसलिए बिडाल डी ब्लास के अनुसार जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व, परिवहन, मानव जातियां और बस्तियों का वर्णन करना या का अध्ययन करना मानव भूगोल के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये मानव भूगोल के विषय वस्तु के रूप में समझे जाते हैं। एक बार हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू द बिडाल डी ब्लास। बिडाल डी ब्लास कहाँ के हैं? फ्रांस के। ये थोड़ा सा हम लोग एक एक थिंकर को जब पढ़ रहे हैं ना, तो उसका कौन से कम्युनिटी से आते हैं, कौन से रीजन से आते हैं, कौन से स्कूल से इनका रिलेशन है, वो भी थोड़ा सा देखते चले। तो इनके अनुसार पॉपुलेशन इज द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। कल्चरल एलिमेंट्स
ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन रेसेस। देखिए मैंने कहा ना, जातियों का मतलब हम लोग वो जाति नहीं कि मतलब कोई भी जो जिन जातियों को आप लोग जाति के तौर पे समझ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रजातियों की बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा वो। एंड द सेटलमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मानव भूगोल का विषय वस्तु, ठीक है ना, या स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। किसके अनुसार? विडाल डी ब्लास, ठीक है ना, हिंदी में इसको ब्लाचे लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली आपको अगर देखना है तो इनका नाम की स्पेलिंग क्या है? विडाल डी ब्लास, ठीक है ना, इसको पढ़ते अपन प्रोनाउंस करते हैं ब्लास। एक अमेरिकन थिंकर है फिंच एंड टुआर्था। टुआर्था ने बेसिकली क्लाइमेट पर भी बहुत सारा काम किया है और ह्यूमन ज्योग्राफी पे भी बहुत सारा काम किया है इन्होंने। तो फिंच और टुआर्था के अनुसार इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के एलिमेंट्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटकर देखा। उनका 3 तरह की चीजें मानव भूगोल के विषय वस्तु के रूप में सम्मिलित की जानी चाहिए, या जो कुछ भी मानव भूगोल के विषय वस्तु के रूप में सम्मिलित किया जाता है उसको इन्होंने 3 सेगमेंट में बांटकर देखने का प्रयास किया। वो क्या है? पहले इन्होंने कहा कि नेचुरल एलिमेंट्स, प्राकृतिक जो आपके तत्व है नेचुरल एलिमेंट, इन नेचुरल एलिमेंट्स में क्या आएगा? आपके लैंडफॉर्म्स आएंगे, मतलब स्थलाकृतियां, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, घाटियां, नदी घाटी, या इस तरह की जो चीजें हैं लैंडफॉर्म्स, ये आपके नेचुरल एलिमेंट के तौर पर मानव भूगोल का घटक है, ठीक है ना। दूसरा इनका क्लाइमेट, मैंने कहा ना ये इन्होंने क्लाइमेट पे भी बहुत काम किया टुआर्था ने। तो क्लाइमेट मतलब जलवायु, तो जलवायु भी एक नेचुरल है। देखिए आपको ऐसे समझना है कि बहुत संक्षेप में मैंने आपको एक बात, एक टैगलाइन दिया था कि शायद ही ऐसा कोई विषय वस्तु है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, लेकिन हम लोगों को थिंकर की नजर से देखना है। तो इनकी नजर से, मतलब फिंच और टुआर्था की नजर से, जो भी परिस्थितियां, जो भी कारक मानव भूगोल या मानव की क्रियाकलाप के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उन कारकों को उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटकर देखा है। पहला इन्होंने नेचुरल एलिमेंट्स के तौर पे देखा है, दूसरा इन्होंने कल्चरल एलिमेंट्स के तौर पे देखा है, और तीसरा उन्होंने पॉपुलेशन से रिलेटेड उनको घटक के रूप में देखा है। तो जितनी चीजें आपको फिजिकली दिख रही हैं, सामने दिख रही हैं, जिसको आप एकदम से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, विजिबल है, फिजिकल एक्सपीरियंस है जिनका, उनको हम लोग नेचुरल एलिमेंट्स के तौर पर देखते हैं। जैसे पर्वत दिखता है आपको, पठार दिखता है, मैदान दिखता है, रेगिस्तान दिखता है ना, पहाड़ियां दिखती हैं, मैदानी क्षेत्र दिखते हैं। तो इसका मतलब ये जो ऊंचे नीचे स्थल हैं, ज्योग्राफी में जिनको स्थलाकृतियां कह देते हैं, टोपोग्राफी कह देते हैं, भूदृश्य कह देते हैं, ये अंग्रेजी में उसको लैंडफॉर्म्स कह देते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसमें रखेंगे? नेचुरल एलिमेंट्स के तौर पे। दूसरा पर्यावरण, जलवायु, क्लाइमेट, ये भी तो हमारा, जैसे एटमॉस्फेयर, ये सब एटमॉस्फेयर की घटना है ना, तो ये भी तो हम लोगों को सामान्य तौर पे, तो क्लाइमेट भी नेचुरल एलिमेंट के तौर पे कंसीडर किया इन्होंने। वाटर बॉडीज, जो जलीय संरचनाएं हैं, चाहे वो समुद्र की संरचना हो, चाहे वो छोटे सागर हो, चाहे वो झीलें हो, चाहे वो नदी वगैरह, ये सब भी इन्होंने नेचुरल एलिमेंट, क्योंकि इनसे भी प्रभावित होता है। आप देखिए, क्या लैंड फॉर्म से ह्यूमन एक्टिविटी प्रभावित होंगी? बिल्कुल होंगी। कैसे होगा? मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता चलूं, तो थोड़ा सा ब्रॉड होते चलेंगे। मैं 2-3 लैंड फॉर्म्स का उदाहरण ले लेता हूं। पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है ना। पर्वत पे क्या स्थिति रहती है? पर्वत पे जो खेती होगी, एक सामान्यतः हम खेती का ही उदाहरण लेते हैं। पर्वत पर जो खेती होगी, एग्रीकल्चर होगा, वो टेरेस गार्डन के तौर पे होगा, मतलब सीढ़ीनुमा खेत बनाया जाएगा, उस पर खेती होगा। क्या वहां पे आप धान या गन्ना या इस तरह की फसलें आप उगा पाएंगे? नहीं उगा पाएंगे। वहां पे कौन सी फसलें आपके लिए प्रमुख तौर पे? चाय जैसी फसल, ठीक है ना। चाय मतलब जिसकी जड़ पे पानी नहीं भरना चाहिए, तो वो क्या करेंगे? सीढ़ीनुमा खेत बना देंगे। तो वहां क्या मैदानी क्षेत्र का एग्रीकल्चर, पर्वतीय क्षेत्र का एग्रीकल्चर एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में पानी की मात्रा अलग होगी, ढलान अलग होगा, उपजाऊ भूमि की जो स्थितियां हैं वो अलग होंगी। क्या मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र का, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, उसका और डेल्टाई क्षेत्र में पानी की परिस्थिति, ढलान की परिस्थिति, ह्यूमिडिटी की परिस्थिति, टेम्परेचर के वेरिएशन की परिस्थिति, अंतर होगा? अगर अंतर होगा तो एग्रीकल्चर
जो कंसेप्ट है या एग्रीकल्चर के जो पैटर्न है वो भी अलग हो जाएंगे। मैं उदाहरण के तौर पे एक गेहूं का फसल का उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं। गेहूं की फसल के लिए गेहूं जब बोया जाता है, बीजारोपण करना होगा, गेहूं जब बोया जाएगा उस समय टेम्परेचर का स्लॉट 16 से 18 डिग्री के आसपास होना चाहिए। जिस समय गेहूं में बाली आने को हो उस समय जितना टेम्परेचर गिरेगा बाली उतनी अच्छी आती है, मतलब टेम्परेचर 5, 6, 7 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और उसके कुछ ही दिनों में, क्योंकि गेहूं की पूरी फसल भी 3 महीने की है, और उसके कुछ ही दिनों में टेम्परेचर का स्लॉट 30 डिग्री के ऊपर पहुंचना चाहिए, तभी वो बाली अच्छे से पक पाएगी। क्या ऐसी परिस्थितियां, मतलब 17-18 डिग्री का टेम्परेचर, फिर 5-6-7 डिग्री का टेम्परेचर और वापस से 30 डिग्री का टेम्परेचर, और ये पूरा साइकिल बहुत कम समय में 3 महीने के आसपास, क्या ये कोस्टल एरिया में संभव है? नहीं, क्योंकि कोस्टल एरिया में टेम्परेचर का वेरिएशन शुरू होगा वाटर बॉडीज की वजह से। कॉन्टिनेंटल पार्ट में, महाद्वीपीय भाग में, सागरों से दूर, ये टेम्परेचर का उतार चढ़ाव तेजी से होता है। तो इस तरह की फसल, गेहूं जैसी फसल आपको मिड कॉन्टिनेंटल पार्ट में, मतलब महासागरों से दूर वाला जो मैदानी क्षेत्र होगा वहां संभव होगा। लेकिन धान का अगर हम लोग उदाहरण ले लें तो धान का जब बीजारोपण या पौधारोपण करना होता है, धान का तो पौधारोपण होता है, पौध लगाई जाती है। जिस खेत में धान की पौध लगाई जाती है उसमें पानी भरा रहता है, मतलब कोई ऐसा एरिया जो प्लेन होना चाहिए, ढलान जिसका बहुत कम होना चाहिए, तो वो डेल्टाई एरिया होगा। ठीक है ना। गन्ने की अगर हम लोग बात करें, तराई क्षेत्र में गन्ना होगा। चाय के बागान की बात करें तो पहाड़ी टेरिस गार्डन में होगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग कहें लैंड फॉर्म्स का, यानी स्थलाकृतियों का मानवीय क्रियाकलाप पर प्रभाव पड़ता है, और स्थलाकृतियां इनके हिसाब से टुवार्था के अनुसार किस एलिमेंट में आएगा? नेचुरल एलिमेंट में आएगा। सेम चीज क्लाइमेट का है, सेम चीज वाटर बॉडीज का है, सेम सॉइल, मिनरल रिसोर्सेज, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नेचुरल वेजिटेशन। इन सारे के सारे चीजों को, या इन सारे के सारे जो भी चीजें हैं, इनको, इन एलिमेंट्स को नेचुरल एलिमेंट्स के तौर पे कंसीडर किया है किसने? टुवार्था और फिशनर। इनके हिसाब से जो दूसरे तरह के एलिमेंट्स हैं, दैट वाज द कल्चरल एलिमेंट्स। कल्चरल एलिमेंट्स जिसमें सेटलमेंट्स, मतलब बसावट, मतलब कल्चरल एस्पेक्ट के आधार पर ही सेटलमेंट्स तय होते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि किसी एरिया में जो बस्तियां हैं वो बहुत ज्यादा घनी है, किसी एरिया में बस्तियां बहुत अलग अलग है। जैसे अगर आप राजस्थान के एरिया में जाएं तो आपको ढाणियां या गांव अलग अलग तरह के पैटर्न आपको दिखेंगे। जितना आप पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे वहां की ढाणियां दूर 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 होंगी। जितना आप ईस्टर्न पार्ट में जाते जाएंगे, जैसे अगर आप राजस्थान से थोड़ा सा आप यूपी एमपी के बॉर्डर की तरफ चलते हैं और अगर बिहार की तरफ चलते हैं, तो वहां के क्लस्टर्स, जो बस्तियों के क्लस्टर्स हैं, वो थोड़े से नजदीक आ जाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से? ये सेटलमेंट्स किसकी वजह से? कल्चरल। एग्रीकल्चर एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, ये सब किसकी वजह से? ये सब कल्चरल एलिमेंट्स के तौर पर इन्होंने कंसीडर किया है। इसके बाद इन्होंने जो तीसरे तरह का एलिमेंट बताया, दैट वाज द पॉपुलेशन रिलेटेड एलिमेंट, जिसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जनगणना का वितरण, कि किस एरिया में कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है ना, जनसंख्या का ग्रोथ, सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर, रूरल अर्बन स्ट्रक्चर, मतलब गांव और देहात, गांव और शहर के बीच का जो स्ट्रक्चर है, कि किस तरीके से गांव शहरों पर डिपेंडेंट है, किस तरह से शहर गांव पर डिपेंडेंट है, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने पॉपुलेशन एलिमेंट के तौर पर कंसीडर किया है। ठीक है, ये हिंदी में फिच और टुवार्था के अनुसार जो मानव भूगोल के तत्व हैं या मानव भूगोल के जो विषय वस्तु हैं, उन विषय वस्तुओं को इन्होंने 3 कैटेगरी में रखा है। प्राकृतिक तत्व के रूप में पहला कैटेगरी इन्होंने क्या रखा है? प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व में जितने भी स्थलाकृतियां, भू आकृतियां, पर्वत पठार मैदान, ये सब, जलवायु, जल निकाय, मृदा मतलब मिट्टी, खनिज संसाधन, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पतियां, ये सब इन्होंने प्राकृतिक तत्वों के तौर पर रखा है। सांस्कृतिक तत्व, बस्तियां, कृषि, विनिर्माण उद्योग, परिवहन और व्यापार, इन्होंने सांस्कृतिक तत्व के रूप में रखा है। जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या की वृद्धि, लिंग अनुपात, आयु संरचना, ग्रामीण शहरी संरचना, ये इन्होंने तीसरी कैटेगरी मतलब जनसंख्या की कैटेगरी में रखा है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे विषय वस्तु अलग अलग थिंकर्स के हिसाब से। हंटिंगटन, ये भी अमेरिकन ज्योग्राफिस्ट है, इनके अनुसार मानव भूगोल के विषय वस्तु को इन्होंने बड़ा सरल तरीके से इन्होंने कहा नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जितनी भी चीजें आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो सब के सब इसमें।
दूसरा इन्होंने क्या कहा, ह्यूमन रेसेस, मानवीय जातियां या प्रजातियां, बल्कि हम लोग जाति की जगह प्रजाति शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो। और तीसरा इन्होंने रखा है ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। मतलब हंटिंगटन ने कहा कि मानव भूगोल के विषय वस्तु के रूप में नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण, ह्यूमन रेसेस, मानव की प्रजातियां, और ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाकलाप। अब यहां पे जरा देख लेते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में इन्होंने कहा कि जितने भी प्राकृतिक घटक हैं भूगोल से संबंधित, वो सारे के सारे किसमें, आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के तहत हम लोग इसको सम्मिलित करें। ह्यूमन रेसिस को इन्होंने क्यों ले लिया, ह्यूमन रेसिस को कहा कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका डायरेक्ट इंपैक्ट पीढ़ी दर पीढ़ी ह्यूमन रेसिस में देखने को मिलता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूं, जो कोई भी एरिया होगा उसका क्लाइमेट, उसकी परिस्थितियां, क्लाइमेटिकल कंडीशंस उस एरिया के लोगों के फिजिक पर सीधा सीधा नजर आता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, अगर आप देखेंगे मंगोलाइट अलग तरह के दिखते हैं, निग्रोटो अलग तरीके के दिखेंगे, प्रोटोस्टेलाइट अलग तरीके के दिखेंगे, ठीक है ना, सेंटानली अलग तरीके के दिखेंगे। तो ये इनकी जो फिजिक में डिफरेंस है, इनकी जो बॉडी में डिफरेंस है, इनके बालों का जो नेचर है उसमें डिफरेंस है, नाक में डिफरेंस है। किसी एरिया के लोगों की नाक पर्टिकुलर बहुत चपटी होती है लेकिन चौड़ी होती है, किसी एरिया के लोगों की नाक बहुत लंबी होती है, ठीक है ना। हाइट का भी देख लेते हैं, हाइट पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से भी आप अब तो बहुत ज्यादा जीन्स में ट्रांजेक्शंस हो गए हैं, ट्रांसफर्स हो गए हैं, तो इसलिए आपको हर तरह के व्यक्ति हर जगह दिखते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अगर मैं कुछ उदाहरण के तौर पर कहूं कि चाइनीज या मंगोलाइट्स अगर आप देखेंगे तो सब एक जैसे दिखते हैं ना, जैसे अपने इंडिया में नॉर्थ ईस्ट या चाइना, सब लगभग एक जैसे दिखते हैं। मतलब हाइट, चेहरा, स्किन, बाल लगभग एक जैसे दिखते हैं। अगर हम लोग अफ्रीकन्स, वो भी मिडिल अफ्रीकन्स की बात करें तो वहां पे वो सब लोग एक जैसे दिखेंगे। अगर हम थोड़े से और रीजनल हो जाते हैं तो भी हम लोग देखते हैं, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कश्मीर का कोई टीचर आपको कल से पढ़ाएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस तरह का होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि दक्षिण भारतीय कोई पुरुष पढ़ाने आ रहा है या महिला पढ़ाने आ रही है तो आपके दिमाग में एक अलग छवि बन जाएगी, है ना। अगर आपसे कह रहे कोई हरियाणा का तो आपके दिमाग में आएगा कि लंबा तगड़ा सा वैसा, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि कोई नॉर्थ ईस्ट की टीचर आपको पढ़ाने आएगी तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगी कि हाँ वो उसका फिजिक कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो चीजें हैं, मतलब ह्यूमन रेसेस का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट के लंबे समय का जो प्रभाव होगा वो ह्यूमन रेसेस पर आपको देखने को मिलता है। ये केवल फिजिक पर नहीं होता है, केवल हम कहें कि कद काठी पर होगा, नहीं, ये सोच पर, ये एटीट्यूड पर, इन सब पर इसका प्रभाव होता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा दूं तो शायद आप विषय से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आप अपने आप का ही उदाहरण ले लीजिए, अपने आप का उदाहरण ले लीजिए और इन्हीं परिस्थितियों में आप देखिए, जब बरसात के दिन होते हैं, 2-3 महीने का हमारे यहाँ जो रेनी सीजन होता है, जब 2-4-5-10 दिन लगातार बरसात होती रहती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, उस समय आपका बिहेवियर, और स्प्रिंग ऋतु में, मतलब शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में आपका बिहेवियर, आपके कार्य करने की क्षमता, आपके सोचने की क्षमता, आपके खुश रहने की क्षमता, इनमें डिफरेंस आपको खुद ही नजर आता होगा। बरसात के दिनों में जब बहुत इरिटेशन वाली गर्मी होती है, बहुत ज्यादा पसीना नहीं सूखता है, ऐसी परिस्थितियों में आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इमेजिन करिए भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में, जहां पे साल में हर रोज बरसात होती हो, सीजन लगातार रेनी ही रहता हो, बरसात का ही सीजन रहता हो, ह्यूमिडिटी हमेशा 80 RH जो वहां का है 80 से ऊपर ही रहता हो, तो वहां पर अगर कोई जनजाति रहती होगी, कोई प्रजाति रहती होगी, और लंबे समय से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से हजारों पीढ़ी, तो उनके जीन में उस तरह के एनवायरनमेंट की वजह से कुछ चेंजेज आ चुके होंगे। मेडिटेरियन सी के आसपास जो लोग रहते होंगे हजारों पीढ़ियों से, सैकड़ों पीढ़ियों से, उनके बिहेवियर में उस क्लाइमेट का इंपैक्ट पीढ़ी दर पीढ़ी आ चुका हो। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, या हंटिंगटन के अनुसार नेचुरल एनवायरनमेंट केवल फिजिक को ही डिफाइन नहीं करता, बल्कि मेंटल स्टेटस को भी, या सोचने समझने की क्षमता को भी, या एबिलिटी को भी, काबिलियत को भी
डिफाइन करती है, और इन दोनों का ही जो परिणाम होगा वो दैट वाज द ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियां। तो ये हम लोगों ने आज इस सेगमेंट में, इससे पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने समझा था मानव भूगोल का अर्थ, और इस सेगमेंट में हम लोगों ने मानव भूगोल का स्कोप, क्षेत्र, मानव भूगोल की प्रकृति, प्रवृत्ति, इसे यहां तक आज हम लोग इसी को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स और अगले सेशंस के साथ या अगले टॉपिक के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।